नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। केदारनाथ उपचुनाव की अधिसूचना अब 2 दिन बाद जारी होने वाली है और उसके बाद जो पार्टियों के टिकट वितरण का कार्यक्रम है उसकी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। हमारे साथ केदारनाथ क्षेत्र की भाजपा की वरिष्ठ नेता है, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके अलावा पूर्व में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं आशा नौटियाल जी हैं। इस बार भी टिकट की दावेदारी में शीर्ष पे नाम आ रहा है आपका भी। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपको। नमस्ते, धन्यवाद। मैम, बहुत सारे दावेदार हैं लेकिन क्योंकि आपका नाम हर बार दौड़ में आता है, पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि आप ही को मिलने वाला है लेकिन अंत में जाके आपको नहीं मिला। इस बार भी कुछ इसी तरह के समीकरण है कि आप ही को मिलने वाला है या फिर ऐश्वर्या रावत हैं उनको मिलने वाला है। इस तरह के 1-2 नाम आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के नाते निश्चित तौर पर पार्टी ने हम पर विश्वास भी किया है और कई बार नाम सूची में जाने के बाद भी मतलब उस पर सहमति नहीं बन पाती है, कुछ कारण होते हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान में भी मैं तो अपने नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उस सूची के पैनल में मेरा नाम भी शामिल किया है और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे लगता है कि केदारनाथ क्षेत्र की जनता भी बहुत खुश हो रही होगी कि उस सूची में जो केंद्र को गई है उस सूची में मेरा नाम भी शामिल किया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, जब इस तरह की परिस्थितियां आती है, कोई दिवंगत विधायक होता है और भाजपा की ये परिपाटी रही है कि वो उनके परिवारजनों को ही टिकट देती है, ऐसे में भी आप जो तमाम बड़ी लिस्ट है दावेदारों की, क्या लग रहा है कि परिवारजनों को देगी या इस बार बाहर का? देखिए, ये तो हमारे संगठन का उच्च नेतृत्व का निर्णय है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मतलब सीट को जिताऊ कैंडिडेट के हिसाब से दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर मतलब ये मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे नेतृत्व का निर्णय है। जैसा उनका निर्णय होगा उस पे हम काम करेंगे। तो जो ऐश्वर्या रावत है एक तरह से वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं लगती है भाजपा के लिए अभी? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। ये मेरे संगठन का जो निर्णय होगा, जो मेरे उच्च नेतृत्व का निर्णय होगा, हम उस निर्णय के आधार पे काम करेंगे और जैसे पहले भी किया है, 2022 में भी किया है। और निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता के का जो मन है उनका मन भी पार्टी ने टटोला होगा और जैसे कई बार सर्वे होते हैं उस सर्वे के आधार पे भी संगठन निर्णय लेता है। तो निश्चित तौर पर उच्च नेतृत्व के निर्णय के आधार पे ही हम लोग सब चलेंगे। मैम, बहुत सारे आपके अलावा अन्य भी लोग हैं। कुलदीप रावत एक चेहरा है जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में जाने जाते हैं और पिछले 2 चुनावों में दूसरे नंबर पे हो रहे हैं। उसके बाद वो भाजपा में शामिल हैं और इस बार टिकट के लिए प्रबल दावेदारी की वो कर रहे हैं। कल रात एक बड़ा भोज भी था, सुनने में आ रहा है, और उसमें तमाम भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा नए लोगों को इस बार टिकट दे? देखिए, कुलदीप भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक क्षेत्र में वो काम करते हैं निश्चित तौर पर। और जहाँ तक भोज की बात है, ये पार्टी की बैठकें होती रहती हैं और जब कार्यकर्ता बैठकों में आता है तो उसके भोजन की भी व्यवस्था होती है। तो मैं फिर भी यही जवाब दूंगी कि पार्टी सर्वे करा रही है क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के मतदाता, जिसके लिए उनका मन होगा उसके लिए पार्टी निर्णय करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैम, आप लगातार दावेदारी, इस बार केदारनाथ विधानसभा के लिए क्या विजन आपने रखा है जिस पे काम होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगे हैं, चाहे वो केदारनाथ यात्रा को डाइवर्ट करने का विषय आया हो या फिर केदारनाथ में जो सोना चोरी का मामला आया हो या फिर केदारनाथ धाम को दिल्ली शिफ्ट करने का, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए हैं जो विपक्षियों ने उठाए हैं। देखिए, ये जो तीनों मुद्दे आपने बोले हैं राणा जी,
ये कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं होता है तो वो इस तरह के झूठ फरेब, इस तरह के बरगलाने वाली बात, जनता को मतलब दिशा से भटकाने वाला विषय सामने लाती है। कभी भी कोई यात्रा डाइवर्ट नहीं होती है। जिसको केदारनाथ आना होता है वो केदारनाथ ही जाता है। जिसको जिस मंदिर के दर्शन करने हैं वो जब घर से चला होगा तो वो केदारनाथ के लिए आया होगा, कभी भी वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। जिसको चार धाम के दर्शन करने होंगे वो चार धाम के दर्शन करके ही वापस जाएगा। और जो इस तरह की बातें बरगलाने वाली दूसरे दल के लोगों ने की हैं, मैं समझती हूँ कि उनको भी लग रहा है कि हम भगवान केदार के प्रति यदि झूठ और फरेब की बात करेंगे तो ये सभी को उसका नतीजा मिलता है। जहाँ तक दिल्ली मंदिर को शिफ्ट करने वाली बात है, केदारनाथ मंदिर उन्होंने कहा कि दिल्ली शिफ्ट हो गया है, तो हम तो दर्शन करने अभी गए थे, हमने तो सब कुछ वहीं देखा। ऐसा तो कोई भी बात नहीं थी कि मंदिर और वहाँ का जो भी वो बता रहे हैं ऐसा शिफ्ट हो गया। और तमाम यात्री हजारों की संख्या में हर दिन लोग केदारनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ये सारी बातें झूठ और फरेब की हैं। और जब किसी के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो इस तरह की बातें करता है। लेकिन लोग भी मानते हैं कि इस बार जो है यात्रा बहुत सारी कुमाऊं में, क्योंकि कहती धाम में लोगों को पार्किंग करने की जगह नहीं थी इतनी ज़्यादा वहाँ यात्रा, तो यहाँ बैरियर लगाई गई जगह जगह। देखिए, डाइवर्ट करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं थी। इसको मैं अभी भी कहूँगी कि ये बरगलाने वाला विषय था। जहाँ तक भीड़ आ रही थी उसको व्यवस्था नहीं थी, इसका मतलब सरकार। देखिए, जब बहुत भीड़ सोनप्रयाग की भीड़ जब केंद्र तक गई तो उसके लिए व्यवस्था बनाने की बात हुई कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और वहाँ पे कोई इस प्रकार की बात न हो जाए। जिस तरह से उस दिन हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सोनप्रयाग की भीड़ को दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर जब एक ही जगह पे इतनी भीड़ होती है तो उस भीड़ को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है और सुचारू रूप से यात्रा को चलाने के लिए कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे और निश्चित तौर पर लोग लगातार आते रहे हैं। और थोड़ा बहुत कभी कम कभी ज़्यादा तो ये होता रहता है। हम ये भी देखते हैं कि मतलब रोड इतनी अच्छी हो गई कि दिल्ली से व्यक्ति चलता है और वो दर्शन करके फिर रातों रात वापस जाता है। ये भी कहीं ना कहीं बात है। तो निश्चित तौर पर जो भी इस वर्ष कमी रही है उस कमी को महसूस हम सब ने किया होगा कि कैसे एक जगह में इतनी भीड़ हो गई, उस भीड़ की व्यवस्था आगे के लिए कैसे सुधारी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आगे के सुधार के लिए भी होती हैं और आगे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ यात्रा होगी। जो भी कमी इस साल रही है उस कमी को हम सब मिलकर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, वो कमी न रहे और यात्रा सुचारू रूप से चले। जिन लोगों के होटल के व्यवसाय हैं, गाड़ियों के काम हैं, लोगों के लॉज और रेस्टोरेंट है, वो सब सुचारू रूप से चले और लोग जिस उद्देश्य से यात्रा में अपने व्यवसाय करने आते हैं वो उद्देश्य सबका पूरा हो और खूब धन संपदा केदारनाथ में आए, ऐसी कामना भगवान भोलेनाथ से करते हैं। विजन क्या है आपका इस चुनाव में? अगर आप विधायक, आप पार्टी भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो क्या रहेगा, किन विषयों पर आप काम करेंगे? देखिए, जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो मैं तमाम क्षेत्रों में पैदल जाती थी। तो मेरा मन उस समय ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं गाँव में जाती थी तो लोग बोलते थे स्कूल नहीं है, कई जगह जूनियर तक थे, हाई स्कूल और इंटर नहीं थे। तो मैंने मन बनाया कि यहाँ इंटर, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज भी होने चाहिए। कई जगह लोग बोलते थे कि स्कूल के कारण हमारी बेटियों से लोग शादी नहीं करते, कई जगह रोड न होने के कारण वहाँ मतलब ऐसे बोलते थे लोग। तो इन 2-3 चीज़ों पर मैंने काम किया, हम लोगों ने मिलकर काम किया। तो निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात के लिए हम लोगों ने सोचा और आज तमाम केदारनाथ विधानसभा में मुझे खुशी है कि सभी जगह लगभग थोड़े गांव रह गए जहां सड़क जानी है।
बाकी सब जगह रोड कनेक्टिविटी हो गई, स्कूलों का उच्चीकरण हो गया, कहीं कहीं हमारे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, अस्पताल गाँव में खुल गए, जहाँ नहीं हैं वहाँ आगे के लिए व्यवस्था होगी। और अब मेरा विज़न ये था, जैसे मैंने विद्यापीठ में जड़ी बूटी जो हमारा फार्मेसी कॉलेज था उसको शुरू करवाया कि यहाँ के बहुत सारे लोगों ने विद्यापीठ से डॉक्टरी की, विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करी। वहाँ मेरा मन था कि वहाँ पर BMS कॉलेज भी हो। फार्मेसी जब हमने खोली तो बहुत सारे बच्चे वहाँ के, दोनों जने पति पत्नी दोनों नौकरी लगे, और आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विद्यापीठ से फार्मेसी की और उनकी उसी साल नौकरी लग गई। ऐसे ही ऐसे स्थानों को बड़ा मतलब एक बड़े स्वरूप में बनाना, ताकि हमारे यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ हो रही हैं उन जड़ी बूटी को जो किसान कर रहा है, हमारे यहाँ पर अगर BMS कॉलेज होता है, पूरे जनपद में कहीं भी होता है, हमारे केदारनाथ विधानसभा में होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो किसान हैं वो अगर जड़ी बूटी उगाते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी यहाँ होती है, उन जड़ी बूटी का उपयोग उस कॉलेज में होगा। बच्चा सीखेगा भी, डॉक्टर भी बनेगा, और जो किसान उसको उगा रहा है वो उस किसान का भी कहीं ना कहीं रोजगार होगा। तो ऐसा एक मेरा बहुत पहले से ये मन है कि यहाँ जो पलायन होता है वो पलायन भी ना हो। यात्रा की वजह से तो काफ़ी लोग अपना रोजगार यहीं करते हैं, लेकिन इस रूप में भी जो हमारे खेती बाड़ी में हो रहा है, जैसे आज मोदी जी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के अंदर इतना आत्मविश्वास भरा है कि हमारे गांव में जो प्रोडक्ट होते हैं, उन्होंने कहा मोटा अनाज, तो आज पहले महिलाएं मंडवा उगाने के लिए शर्माती थी, अगर मंडवे की रोटी घर में बन रही थी वो छुपाती थी। आज वो आत्मविश्वास से उस मंडवे को दुनिया भर में बेचती हैं, उसके बिस्किट बनाती हैं, और उनके अंदर एक सम्मान है, आत्मविश्वास है कि हम मंडवा उगा रहे हैं तो हमारे पास सरकार आएगी और इस मंडवे को, उस झंगोरे को, इस जो भी हमारे पास मोटा अनाज होता है, दालें होती हैं, उसको हमारी सरकार खरीदेगी। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने हाउस ऑफ हिमालय एक कंपनी के माध्यम से ये सारी चीज़ें दुनिया भर में भेजने का काम वो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो किसान है उनके लिए भी होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम यहाँ पे एक बड़ा मतलब इस प्रकार का कॉलेज समझो, या जड़ी बूटी का कोई मतलब कोई इस तरह की संस्था यहाँ खोलेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। गोणी बांदरों को क्या होगा? उनका भी होगा, उनका भी होगा थोड़ा। तो सारे गांव, हर एक गांव की प्रमुख समस्या हुई है बंदरों की। अब देखिए, ये जरूर प्रमुख समस्या है, लेकिन ये समस्या का भी कारण है। मैं भी मतलब ये समझती हूँ कि बहुत अधिक मात्रा में जंगली जानवर हो गए। जहाँ भी जाते हैं महिलाओं की ये पीड़ा रहती है कि जंगली जानवर हो गए हैं, और जब उनकी खेती मतलब पूरी 6 महीने की मेहनत के बाद कटाई के लिए होती है, तो उस समय कई जानवर आके उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने अपने अभी कृषि मंत्री जी आदरणीय गणेश जोशी जी यहाँ आए थे, कई बहनों ने वो बातें उठाई भी, तो वहाँ पर यही हुआ कि भाई जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ हम गांव के किनारे जो सुरक्षा जाली होती है या सुरक्षा दीवार होती है, जिससे इस प्रकार के जानवर जैसे जो फसल को नुकसान करते हैं वो गांव के अंदर ना आ सके और फसल हमारी सुरक्षित रहे। जहाँ तक बंदरों का सवाल है, बंदरों का ऐसा है कि बंदर पहले से भी रहते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा हो गए, पहले से भी रहते थे। और मैंने ये भी सवाल उठाया था कि एक कृषक सहायक गांव में होना चाहिए, जो कृषक सहायक जो उन बंदरों को भगाने का काम करेगा, उसको थोड़ा बहुत मानदेय सरकार की तरफ से हो, और उसकी ड्यूटी ये हो कि जिस समय भी बंदर आ रहे हैं उस समय वो उस गांव के बंदरों को दूर भगा दे। 1-2 बार आते हैं दिन भर में, उस समय वो उन बंदरों को दूर भगा दे, तो इस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। मैम, तल्ला नागपुर का क्षेत्र बिल्कुल केदारनाथ विधानसभा से अलग थलग रहता है। वहाँ के लोगों का हमेशा ये सवाल रहता है कि यहाँ के लोग केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ के जो बुनियादी सवाल है वो आज भी हाशिए पे है, चाहे पॉलिटेक्निकल का भवन अधर में लटका हो, चाहे उनके ब्लॉक तहसील खोलने की मांग हो या महाविद्यालय की मांग हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जो हर साल
हर चुनावी दौर में वो मुद्दे तो बनते हैं लेकिन उसके बाद गौण हो जाते हैं। नहीं, देखिए तल्लानागपुर क्षेत्र और चोपता सतेरा खाल हमारा 10 जुला कांड है, बिल्कुल भी अलग थलग नहीं है। और मुझे तो लोग कहते ही हैं कि इसका ज़्यादा तल्लानागपुर ही रहता है, ये तो पहले से बोलते हैं। और मेरा इसलिए भी था कि भाई मतलब जैसे 10 जुला कांड ही था, बहुत ही मतलब वहाँ पर रोडें नहीं थी उस समय, बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं घूमती थी वहाँ कि कैसे यहाँ की रोड बनेगी, सबसे मिलके हम बातचीत करके कैसे समाधान करें, किसका मतलब कैसे तो आज वो सारी चीज़ें वहाँ पूरे क्षेत्र में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ रोड कनेक्टिविटी हो गई है। मैंने चोपता में अस्पताल खुलवाया है ना, आज उसका उच्चीकरण हो गया है। चोपता में पॉलिटेक्निकल है जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है इसके भवन के लिए। और वहाँ तल्लानागपुर की जो सबसे बड़ी पेयजल की समस्या थी, जिसमें करीब 30 से 32 करोड़ रुपए उस पेयजल के लिए लगे हैं, और बहुत बड़ी समस्या वहाँ थी। एक महिला होने के नाते मैं वहाँ की महिलाओं की जब पीड़ा देखती थी तो मेरे मन में ऐसे ज़रूर सवाल होता था कि मैं महिला हूँ और ये महिलाएं इतनी परेशान पानी के लिए है, तो उस पानी की समस्या के लिए मैंने लगातार विधानसभा में सवाल उठाए और वो बहुत बड़ी योजना आज वहाँ के लिए वरदान सिद्ध होकर काम कर रही है, लोगों को पानी पिला रही है। तो वो बहुत बड़ी योजना है। अभी भी वहाँ जो क्षेत्र छूट गए हैं उनके लिए भी प्लानिंग है और मुझे लगता है कि योजना बन रही है। वहाँ दूसरे चरण में पंपिंग योजना बननी थी। जो मंदिरों के लिए आप देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में दुर्गा मंदिर का हमने सौंदर्यकरण कराया, नीचे फलासी तुंगनाथ मंदिर का हमने सौंदर्यकरण कराया, उस क्षेत्र का पूरा कार्तिक स्वामी का मंदिर है वहाँ आज कितना सुंदर हो गया है। 10 जुला क्षेत्र में महड़ मंदिर है, वहाँ का सौंदर्यकरण कराया। और उस क्षेत्र में जहाँ भी जो मैं कह रही हूँ वो मुझे कंठस्थ। मनोज रावत जी कह रहे थे कि जो मिसिंग वहाँ पे लिंक मार्ग है जो ऊपर कोटखाल से गढ़ीधार वाले पे मिलना था, वहाँ पे दोनों तरफ से काम लगा दिया, फिर भी बीच का एक पोर्शन छूट रहा है, तो केवल भ्रमित करने वाला है। ऐसा है, मनोज रावत जी को बहुत ज़्यादा चिंता होती तो निश्चित तौर पर आज तक वो सड़क बन गई होती। 12 साल हो गए, 12 साल में भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी। देखिए सरकार ऐसा है, विधायक अगर है ना तो सरकार झुक के काम करती है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एनडी तिवारी के ज़माने में मैं विधायक रही हूँ और हमने बहुत सारे काम, मैं एक एक काम गिना सकती हूँ कि हमने उनके ज़माने में कितने काम किए। और ऐसा नहीं कि उस सरकार ने मुझे लाके सब कुछ दे दिया। मैंने एक एक ऑफिस में जाके अपने क्षेत्र की समस्याओं के, कहीं छोटे कर्मचारी के पास भी अगर मेरी फाइल, मेरे क्षेत्र की फाइल होती थी तो मैं वहाँ भी जाती थी उस फाइल को आगे करने के लिए, ताकि मेरे क्षेत्र के काम हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक विधायक बहुत कुछ कर सकता है और अपनी क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं तो वो कर ही सकता है। हमने बड़े बड़े काम किए, पुल बनाए, पैदल पुल बनाए, मोटर पुल बनाए, स्कूलें बनाई, हाई स्कूल, इंटर बनाए, बहुत सारे काम किए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार दूसरे की है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा प्रयास जो होता है, हमारा प्रयास हमें सफलता दिलाता है, हमारा प्रयास हमारे क्षेत्र का विकास कराता है। एक सवाल लोग आप पे ये उठाते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड। आपका महिला मोर्चा के आप अध्यक्ष रही हैं और इतना बड़ा संकट प्रदेश भर में है, लेकिन एक आवाज़ आपने अंकिता के लिए नहीं उठाई। देखिए, वो अंकिता हम सबकी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी थी वो, और जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए भी एक पीड़ादायक विषय है। लेकिन अंकिता के घर में सबसे पहले मैं गई हूँ और जब मेरे से पहले हमारी मंत्री गई, रेखा आर्य जी गई हैं, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष शांति जी गई हैं पौड़ी की, और हम लोग मिलके जब वहाँ गए हमने उनकी माता जी से भेंट की, उनके भाई, उनके पिताजी से भेंट की और बात की। तो मैंने फिर उसके तुरंत बाद हम जितने भी हमारी महिलाएं थी, चाहे हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष है, चाहे हमारी बहन रितु खन्नुड़ी जी हैं, हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के पास गए और हमने कहा भाई मतलब जिसने भी ये घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उसके परिवार को देखो, बेटी को हम बचा के नहीं ला सकते, घटना हो गई है, लेकिन उसके
परिवार को जो हमसे हो सकता है, जो सरकार कर सकती है, वो सब किया है। और सरकार ने तत्काल उन लोगों को चिन्हित करके उनके लिए सजा का प्रावधान किया। अभी कोर्ट में मामला है, तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी सजा उनको हो, हमारी यही वो है। कांग्रेस के तमाम पर्यवेक्षक यहाँ घूम रहे हैं कल से, और अब लगभग कांग्रेस ने भी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कितना आश्वस्त है कि भाजपा को जीत मिलेगी इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर केदारनाथ की फतह करनी है। देखिए, कांग्रेस ने कितना बड़ा षड्यंत्र हरियाणा में किया था, किसान आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, उनको आईना दिखा दिया वहाँ की जनता ने। तो यहाँ भी, यहाँ लोग राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के कितने भी दावे क्यों न हो, कितने भी वो आकर के यहाँ अब चुनाव में आकर के कुछ भी करें, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, धामी जी के साथ हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी महिला मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी, जो लगातार दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़े अंतर से जीत होगी। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर आज भी जाएंगे। नमस्कार।